अच्छा। हाँ तो ये घड़ 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 गाते तो हम ही डिस्टर्ब हो रहा था। ठीक है, इसको बंद कर दिया। कह रहा आयनिक रिएक्शंस विथ ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोसीड थ्रो ये। अगर आयनिक रिएक्शन है और कह रहा है कि आपको बताना है कि ये आयनिक रिएक्शंस, तो आयनिक रिएक्शन आप समझते ही हैं कि आयन कब बनेगा, जब उस पर पॉजिटिव निगेटिव होगी। तो आयनिक रिएक्शंस के लिए कह रहा है कि जो कंपाउंड प्रोसीड करते हैं उसमें क्या होगा, होमोलिटिक क्लीवेज है या हेट्रोलिटिक क्लीवेज होगा या फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होगा, या कह रहा है प्राइमरी फ्री रेडिकल होगा या सेकेंडरी रेडिकल होगा। तो चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो यहाँ पे देख लीजिए, जो क्लीवेज होती है आपका जो है हेट्रोलिटिक्स, जैसे मान लो कार्बन कार्बन है या कार्बन कार्बन के बीच में है या कार्बन क्लोरीन के बीच में है। तो अगर इसमें अगर हम क्लीवेज करते हैं, क्लीवेज का मतलब होगा एक मीना हो और एक लीना हो, एक लीना हो। जैसे यहाँ कार्बन है तो कोई एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे मान लो आपके पास CH3 है, Mg है, Br है, इसको हम तोड़ते हैं। तो अगर करेंगे तो देखो ये मेटल है तो इलेक्ट्रॉन इसी दे देगा, तो इस पर क्या आ जाएगा निगेटिव। तो ये हो जाएगा CH3 निगेटिव और ये हो जाएगा MgBr पॉजिटिव। तो देखो निगेटिव। तो होमो अगर यहाँ पे हम तोड़ते हैं तो यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव आ जाए और कार्बन पे निगेटिव आ जाए। अगर मान लो ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये ले लिए, तो हेट्रोलिटिक क्लीवेज में क्या होगा कि कैटायन एनायन बनते हैं, और जब कैटायन एनायन किसी से रिएक्शन करते हैं तो वो कहलाती है आयनिक रिएक्शंस। तो आयनिक रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोसीड, तो कौन सा क्लीवेज होना चाहिए, तो हेट्रोलिटिक क्लीवेज। तो हेट्रोलिटिक क्लीवेज आपके पास है ये बी। तो बी में अगर आप देखेंगे तो आपके पास ये है बी, तो ये हो जाएगा। तो हेट्रोलिटिक क्लीवेज में आयनिक रिएक्शंस होती है। नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है कि गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेफ्ट इन असर्शन एंड अदर इज लेफ्ट इज रीजन। आते हैं, क्लोरीन इज एन इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप बट इट इज एन आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटेंस। एकदम बात सही है। अगर मान लो ये बेंजीन है और इसके किसी भी पोजीशन पे अगर आप क्लोरीन लगा देते हैं तो क्लोरीन क्या करती है, आर्थो और पैरा से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेती है। एक चीज ध्यान रखिएगा, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये प्लस यम होते हैं और साथ में माइनस आई भी होते हैं। तो यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होता है, तो ये क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा। तो यानी एकदम बात सही है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेता है आर्थो पैरा पोजीशन से। अब अगर कह रहा है कि इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ क्लोरीन destabilize the intermediate carbocations formed during the electrophilic substitution. However, due to more pronounced resonance effect, the halogen stabilize the carbocation आर्थो। अब अगर मान लो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो आर्थो और या पैरा पे इलेक्ट्रॉन कमी हो जाएगी। अब यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल कोई आपका इलेक्ट्रोफाइल आना है, तो अगर ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे आएगा तो अब आर्थो पैरा का इलेक्ट्रॉन निकल गया तो मेटअप जाना चाहिए। लेकिन ये बेंजीन के अंदर एक तरीका होती है, जो बेंजीन के अंदर रेजोनेंस होती है, रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रोफाइल जो है वो आर्थो और पैरा पे ही आएगा। यानी इलेक्ट्रोफाइल यहाँ आ सकता है या इलेक्ट्रोफाइल आर्थो पे आ जाएगा। तो ये बात आपकी एकदम सही है कि इलेक्ट्रोफाइल आर्थो पैरा पे जाएगा ड्यू टू रेजोनेंस। सही है। तो इसका मतलब दोनों बातें सही है और एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो यानी ये सही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है कि द करेक्ट नोमेनक्लेचर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। अगर इसका नाम लिखना है तो नाम लिखने के लिए सबसे अच्छा है कि देखो ये ग्रुप है ये, तो ये ग्रुप आपके पास जो है ये है आपके पास COOH। तो आप जानते हैं 11th वाली किताब में एनसीईआरटी में जाकर देखेंगे तो सबसे पहले यानी प्रियोरिटी सबसे फर्स्ट यही है। तो नंबरिंग हम इसी कार्बन से करेंगे। ये CO लिखा है तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर, ये नंबरिंग करेंगे। तो अब हमारे पास ये एल्डिहाइड ग्रुप है, ये है आपका CHO, ये जो लगा हुआ है ये CHO है, एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड लगा है यहाँ से। तो अगर ये 4 नंबर पे, तो 2 नंबर पे एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड को लिए हम फार्माइल कहते हैं या ऑक्सो कहते हैं, तो फार्माइल कहेंगे। तो देखो 2 फार्माइल, ये लिखा है 2 फार्माइल, और 4 नंबर पे हाइड्रोक्सी लगा है तो 4 हाइड्रोक्सी। तो 2 फार्माइल 4 हाइड्रोक्सी कितने कार्बन का है, 7, तो इसे बोलेंगे हेप्ट। और 6 नंबर पे डबल बॉन्ड है तो बोलेंगे 6 इनोइक एसिड। तो इसका मतलब है ये आपका सही है। आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वाला चलते हैं।
कह रहा है कि आपके पास ये स्ट्रक्चर है दी मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइंस। तो हमने आपको पढ़ाया था रैक 786 में, यानी हमारे एक ट्रिक है रैक 786 786। ये आपका फ्री रेडिकल में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, एनाइन में कार्बोनाइन में 8 इलेक्ट्रॉन, कार्बोकेटाइन में ये। हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो sp2 होता है, sp3 होता है, sp2 होता है। और हम आपको यहाँ पे ये भी बताए थे कि अगर कार्बोकेटाइन में देखेंगे तो आप देखेंगे टर्सरी कार्बोकेटाइन है, फिर सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, फिर प्राइमरी कार्बोकेटाइन। जब आपके पास एलिफैटिक वाला ग्रुप लगा, लेकिन जब एरोमेटिक की बात करते हैं तो ये एरोमेटिक वाले हैं, तो ये एरोमेटिक वाले जो है प्राइमरी कार्बोकेटाइंस है। अब सबसे अच्छी चीज है रेजोनेंस। सबसे अच्छा रेजोनेंस देखते हैं तो कार्बोकेटाइन देखेंगे रेजोनेंस, तो रेजोनेंस सब में कॉमन है, यानी स्टेबिलिटी सबसे पहले रेजोनेंस से देखते हैं। अब रेजोनेंस के साथ साथ अगर हम देखें प्लसियम, तो प्लसियम में हमने ट्रिक दिया था नूर, नूर दिया था। एन क्या होता है, एन होता है NH2, O का होता है OH, और O का मतलब होता है OCH3, और R का मतलब होता है CH3। प्लसियम में यही आर्डर होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग करते हैं। तो अगर आप देखें नूर में, तो नूर में अगर आप देखेंगे तो देखो OMe लगा है, OMe यहाँ लगा है, लेकिन ये OMe जो लगा है मेटा पे लगा है, तो मेटा पे प्लसियम काम नहीं करता है। क्या काम करता है, ये साथ में माइनस आई होता है, तो माइनस आई क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रॉ कर लेगा, तो ये कार्बोकेटाइन को खराब करेगा। लेकिन अगर ये देखो OCH3 देखेंगे तो यहाँ लगा है, कहाँ पे लगा है, ये आर्थो होता है, ये मेटा है पैरा पे, तो पैरा पे लगा है तो इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा, तो अच्छा सप्लाई करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको बढ़ाएगा। तो जो है आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, स्टेबल रेजोनेंस के साथ साथ ही ये सप्लाई भी करेगा। ये इफेक्ट माइनस आई होती है, तो माइनस आई अगर आप जब कभी नूर देखना हो तो माइनस आई को आप इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि प्री डोमिनेंट होती है आपका यही, तो इसलिए आंसर हो जाएगा थर्ड। करा गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेट नंबर फर्स्ट जो है हाइपर कॉन्जुगेशन इज नॉट ए परमानेंट इफेक्ट, नहीं, हाइपर कॉन्जुगेशन जो है परमानेंट इफेक्ट होती है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो होती है वो आपका जो है परमानेंट नहीं होती है, तो ये पहला बात गलत है। कह रहा है इन जनरल ग्रेटर द नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप अटैच टू पॉजिटिव चार्ज कैटायन ग्रेटर नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, एकदम बात सही है। हाइपर कॉन्जुगेशन जो होती है, हाइपर कॉन्जुगेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो जितने ज्यादा कार्बोकेटाइन, जैसे मान लो ये पॉजिटिव है और इससे 3 मिथाइल लगा हो, टर्सरी कार्बोकेटाइन है ये, तो टर्सरी कार्बोकेटाइन ये है। दूसरा अगर देखते हैं यहाँ पे जो है 2 मिथाइल लगा हो, तो ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है। अगर एक ही मिथाइल लगा है तो आपका है प्राइमरी कार्बोकेटाइन, तो ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन, ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, ये टर्सरी कार्बोकेटाइन। देखो तो कार्बोकेटाइन आपका फंक्शनल ग्रुप ये अल्फा कार्बन है 3, और कितने हाइड्रोजन, 3 3 6 3 9, 9 अल्फा हाइड्रोजन। तो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उतने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये बात नीचे वाला सही है, ग्रेटर नंबर ऑफ, ये लिखा हुआ है एल्किल ग्रुप अटैच टू पॉजिटिव का, तो लिखा है ग्रेटर नंबर, यानी ये सबसे ज्यादा कौन हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ होगा। यहाँ कितना होगा, 3 3 6, 6 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ कितना होगा, 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो इसका मतलब है पहला गलत है, दूसरा सही है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट जो है आपका रॉन्ग होगा। ये लिखा है स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स बट स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू, तो आपका ये थर्ड हो जाएगा। कह रहा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आर, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करते हैं, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का मतलब होता है कि आपको सिस और ट्रांस बनाना है, यानी डबल बॉन्ड अगर एल्कीन है तो डबल बॉन्ड के जो है दोनों तरफ जो है, तो जैसे मान लीजिए अगर आप देखना चाहते हैं तो पहला लिखा है कि प्रोपीन, प्रोपीन सो ज्योमेट्रिकल प्रोपीन्स, तो ये नहीं बनाएगा, क्यों, क्योंकि देखो CH3 है, आपके पास C है, अगर बाद डबल बॉन्ड है ये, तो यहाँ H लगा है। तो हम पढ़ाए थे अगर ये डबल बॉन्ड है तो हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ाया था कि अगर Ma4 हो, यानी सेंटर मेटल से 4 लिगेंड एक जैसे लगे हो, तो यहाँ भी आप कह सकते हैं कार्बन कार्बन के पास अगर ये जो है A4 लगा हो, चारों एक जैसे लगे हो, या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से 3 एक जैसे लगे हो और एक 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 लगा हो, तो कोई आइसोमेरिज्म नहीं बनेगा। तो ये देखो ये लगा है, तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो गया, एक मिथाइल है और 3 हाइड्रोजन है, यानी ये वाला, तो कोई ज्योमेट्रिकल नहीं बनाएगा। तो आपको बताना है इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट में पहली बात ये आपका एक इनकरेक्ट हो गया। कह रहा है ट्रांस आइसोमर हैज आइडेंटिकल आइटम्स ग्रुप्स दी अपोजिट साइड, एकदम बात सही है। कौन बनाएगा,
बनाते कौन है, तो बनाते हैं Ma2B2 टाइप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। यहाँ भी आप कह सकते हैं डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन हो, और यहाँ पे जो है दो एक जैसे लगे हों, दो एक जैसे लगे हों, तो एक बनाएगा सिस और एक बनाएगा ट्रांस। ट्रांस की पहचान क्या होती है, मान लो एग्जाम्पल है, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यहाँ पे H लगा है, यहाँ पे H लगा है, और यहाँ पे मिथाइल है, यानी हमने ब्यूटीन 2 ले लिया है। तो देखो ये अपोजिट अपोजिट सेम लगे हो तो इसे ट्रांस कहते हैं, अगर साइड बाई साइड सेम लगे हो तो सिस कहलाएगा। तो यहाँ पे लिखा है ट्रांस आइसोमर हैज आइडेंटिकल आइटम्स ग्रुप ऑन अपोजिट साइड, तो ये बात सही, हमें गलत ढूंढना है, तो ये सही है। कह रहा है ये सिस ब्यूटीन 2 हैज हायर डाइपोल मोमेंट देन ट्रांस डाइपोल, ट्रांस से सही बात है। ट्रांस वाले का डाइपोल मोमेंट जीरो होता है क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी होती है। देखो ये ट्रांस है और दूसरा बना देते हैं सिस, तो सिस का मतलब हो गया साइड बाई साइड सेम हो जाए, तो ये वाला सिस हो जाएगा आपका, तो ये सिस है और ये आपका ट्रांस है। तो देखो ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये जो है और ये दो वेक्टर है, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, कैंसिल कर दिया, ये दो मिथाइल मिथाइल है, दो वेक्टर कैंसिल कर देंगे, तो इसका डायपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा, तो ट्रांस का डायपोल मोमेंट जीरो होगा। ये देखो ये इसको सप्लाई किया तो डायपोल इधर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा तो डायपोल, जिधर इलेक्ट्रॉन जाता है डायपोल इधर ही। तो अगर आप देखेंगे ये देखो भारी भारी है और ये छोटे छोटे हैं, तो रिजल्टेंट कुछ ना कुछ आगे आगे जीरो नहीं होगा, तो यानी अगर आप कहें म्यू सिस का डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होता है। तो ये लाइन लिखा है, कह रहा है ब्यूटीन 2 हैज हायर डायपोल मोमेंट, तो सही बात है, ये भी सही है, तो आपका जो है ये भी सही है। इसमें आते हैं 2 मिथाइल ब्यूटीन सो 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये बात गलत है। अगर आप देखेंगे ब्यूटीन 2 है तो ब्यूटीन 2 ले लीजिए, 1 2 3 4, और 2 नंबर पे आपका है 2 नंबर पे लगा है और 2 नंबर पे मिथाइल लगा है, और बाकी जो बच जाएगा आप इसे H से लगा सकते हैं, तो ये 4 बॉन्ड हो गया, तो यहाँ पे H लगाएंगे तो ये CH3 कहलाएगा, यहाँ पे आपका 2 H लगा देंगे, एक H लगा देंगे, और यहाँ पे आपका CH3 होगा। तो अगर आप देखेंगे तो देखो ये 1 2 3 यानी डबल बॉन्ड से 3 एक जैसे हैं और एक एक जैसा है, तो ये कोई नहीं शो करेगा, तो ये भी नहीं शो करेगा, तो इसको भी ले लेंगे। तो कह रहा है 2 ज्योमेट्रिकल, ये भी गलत है। आगे कह रहा है ट्रांस आइसोमर हैज लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन सिस, नहीं मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस की ज्यादा होती है, तो आपका आंसर ये भी ले लेंगे। तो आपका बात गलत है, ए डी और ई, अगर आप देखेंगे ए और डी ई, ये यानी ट्रांस वाले का जो बात यहाँ लिखा है कह रहा है लोअर, ये गलत है, ज्यादा होती है, एनसीईआरटी में लिखा है। कह रहा है कि कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग फ्री रेडिकल्स, तो आओ देखते हैं स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, तो स्टेबिलिटी सबसे पहले हम देखते हैं रेजोनेंस। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लोन पेयर है सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो हमने पढ़ाया था, ये देखो रैक, आर का मतलब फ्री रेडिकल, ये हो गया एनायन, ये हो गया कैटायन, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और उसके बाद लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अगर ये कॉन्जुगेशंस कहीं मिलता हो, कॉन्जुगेशंस ये कहीं मिलता हो, तो इसे बोलते हैं रेजोनेंस। तो देखिए लोन पेयर, ये देखो ये फ्री रेडिकल सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यानी रेजोनेंस करेगा, तो जितने ज्यादा रेजोनेंस होगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है, कहीं भी चाहे फ्री रेडिकल हो, चाहे कार्बोकेटाइन हो, चाहे कार्बोनाइन हो, तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया सेकंड का, क्यों रेजोनेंस है। अब आते हैं इसमें, तो यहाँ पे देखो फ्री रेडिकल है और यहाँ ये अल्फा है, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, तो हाइड्रोजन कितना होगा 3 और 3 6, तो इस वाले में 6 अल्फा हाइड्रोजन होगा, अल्फा हाइड्रोजन से, और इसमें रेजोनेंस है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा आपका रेजोनेंस से सेकंड, उसके बाद फर्स्ट, ये मिल गया। अब इन दोनों में आते हैं, तो देखो यहाँ पे देखेंगे तो ये फ्री रेडिकल है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है 3, अगर यहाँ चेक करेंगे तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन मिलेगा 1, तो इन दोनों में आपका हो जाएगा फोर्थ। तो अगर आप देखेंगे तो सेकंड फर्स्ट फोर्थ थर्ड ये होगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही और यहाँ पे 3 है, तो ये होगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी टुवर्ड द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड, ये रहा। देखो यहाँ पे बेंजीन से लगा है मिथाइल, ये खाली बेंजीन है, और ये बेंजीन से लगा है CF3, और ये बेंजीन से OF3, और बेंजीन से लगा है ये N है, और साथ में Me है 2, ये 2 लगा है, यानी 2 मिथाइल लगे हैं। आपसे पूछा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो इसका मतलब नूर लगा दीजिए। नूर वाले क्या करते हैं, आर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देते हैं, नूर, तो हमारा ट्रिक है नूर, नूर लगा देंगे, तो नूर पे NH2 होता है, उसके बाद OH है, इसके बाद OR है यानी OCH3 है, और उसके बाद ये CH3 है। तो जब आप नूर लगाएंगे तो इनसे आप ये कह सकते हैं कि ये है, और यही आर्डर है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने की। तो सबसे अच्छा देखो, अब यहाँ पे अगर जो NH2 है ये H,
H को हटा के यहाँ पे अगर आप 2 मिथाइल लगा दीजिए तो NH2 से ज्यादा हो जाएगा, तो NH2 से ज्यादा होगा। तो देखो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आर्थो पैरा पे बढ़ाएगा NMe2 ये, तो सबसे अच्छा हो गया आपके पास E। तो E कहाँ कहाँ है, एक ही ऑप्शन में है। अब देखो अब इसके बाद आएगा OCH3, देखो OH तो नहीं है तो OCH3 ले लीजिए ये, तो उसके बाद हो जाएगा D। अब उसके बाद हो जाएगा, देखो D के बाद आएगा ये, देखो ये आपके पास बहुत खराब -M है और -I है, यानी ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एकदम खींच लेगा, खराब कर देगा। तो सबसे पीछे जाएगा C। तो अगर आपके पास E के बाद D हो गया, अब देखो ये A है, A का मतलब क्या है, नूर के बाद देखो इसके बाद मिथाइल आता है, तो मिथाइल ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आर्थो पैरा पे बढ़ाएगा, तो आर्थो पैरा बढ़ा देगा। अब देखिए इन दोनों में चुनेंगे तो बेंजीन जैसे वैसे रहेगा, खराब तो नहीं करेगा, तो इसलिए बी आएगा, और ये इलेक्ट्रॉन आर्थो पैरा से इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा, तो बी के बाद आएगा सी, तो आंसर हो जाएगा आपका ये। कह रहा है कि फॉर द गिवन कंपाउंड द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग पीकेए वैल्यू, पीकेए वैल्यू है तो सब जब पीकेए वैल्यू आपसे पूछे तो पीकेए वैल्यू के बजाय आप पहले के निकाल लो। देखो उल्टा होता है, किसी पढ़ाया था आपको, देखो P के मुंडी पे के तो बराबर होता है -log के ए, यानी P के और A में रिलेशन उल्टा होती है। के ए बताती क्या है, अगर किसी को तोड़ोगे तो के निकालते हैं, तो के बराबर क्या होता है, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, यानी आपका ये, तो किसी का के ए ज्यादा है तो इसका मतलब वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, के ए ज्यादा है तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है, और किसी का पीके भी ज्यादा है तो इसका मतलब वो वीक एसिड है, वीक एसिड है। तो आपने ये पूछा है वीक एसिड, वीक पूछा है, तो आप स्ट्रॉन्ग निकाल लो, उसकी सीक्वेंस को पलट दो। तो एसिड क्या होता है, जो एचाइन देते हैं, तो हमने ट्रिक पढ़ाया था, सन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से लगा हुआ H, सन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से ये सन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से, तो SON और ट्रिपल बॉन्ड कार्बन इनसे अगर H लगाओ तो वो एसिड होता है, ये मेरा ट्रिक है, सन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से लगा हुआ H तो एसिड होता है, तो इसका H निकाल दीजिए, H सबका निकाल दीजिए, जहां फिनाल है OH लगा H निकाल दीजिए, तो H निकालेंगे तो इस पे क्या आएगा, निगेटिव, H चला गया निगेटिव होगा, ये निगेटिव होगा, H चला गया निगेटिव होगा, निगेटिव होगा या निगेटिव होगा, तो सब में रिजोनेंस होगा, यानी आपका यहाँ पे आपका लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल रिजोनेंस करेगा, तो रिजोनेंस से नहीं देख सकते हैं। अब कहें हमने पढ़ाया था कि जब आप कोई किसी के पास एनायन हो, नेगेटिव वाला हो, तो उसे खींचने वाला ग्रुप लगा दो, तो सबसे अच्छा खींचने वाला ग्रुप, तो देखो सबसे अच्छा खींचने वाला ग्रुप होता है हमारे पास NO2, ये देखो NO2, तो NO2 कहाँ लगा है आपका पैरा पे, तो ये सबसे अच्छा -M भी है और साथ में -I है, तो सबसे अच्छा ये खींचेगा, यानी ये सबसे अच्छा एसिड है जो हम अभी आपको बता रहे हैं, वो आपको बता रहे हैं Ka का आर्डर, अभी इसको पलट देंगे तो आ जाएगा पीके आर्डर, के आर्डर, तो सबसे अच्छा आपका एसिड है वो है बी, सबसे अच्छा है एसिड आपका बी वाला। और अगर यहाँ पे देखेंगे तो पीके क्या होगा, पीके यही सबसे पीछे चला जाएगा। अब उसके बाद देखेंगे विड्रॉ मतलब खींचने वाला ग्रुप कौन है, तो देखो खींचने वाला ग्रुप आपके पास NO2 है यहाँ पे, तो ये भी जो है, लेकिन ये लगा है आपका ये जो है मेटा पोजीशन पे, तो मेटा पोजीशन पे जो है -M नहीं काम करती, सिर्फ -I होगी, तो ये -I से खींच लेगा, तो यानी इसका कुछ स्टेबल कर देगा। तो अगर आप देखेंगे सबसे अच्छा है तो बी के बाद सबसे अच्छा के वैल्यू है डी हो गया। अब डी के बाद देखते हैं और विड्राइंग ग्रुप कौन है, तो विड्राइंग ग्रुप आपके पास ये आ जाएगा, देखिए ये इन दोनों में, यहाँ से H निकलेगा, ये मेटा पोजीशन पे है तो ये साथ में -I भी होता है, और यहाँ पे प्लसियम नहीं लगेगा तो ये भी खींचेगा, तो उसके बाद हो जाएगा आपका सी के बाद अब देखेंगे तो आपके पास दो लोग हैं, आपके पास एक ये बचा है और आपके पास एक ये बचा है, तो देखिए जैसे हम यहाँ से H निकालेंगे तो ये आपके मेटा पोजीशन पे लगा है, तो ये जो है सप्लाई करेगा, प्लसियम बहुत अच्छा है तो ये सप्लाई करे, खराब करेगा, तो ये जो अगर H है तो ये खराब नहीं करेगा, तो आ जाएगा A, और सबसे पीछे हो जाएगा आपका ई हो जाएगा, ये हमारा के वैल्यू है। तो हमसे पूछा है पीके, तो पीके निकालना है तो पलट दो, तो सबसे अच्छा कौन हो जाएगा आपका ई, उसके बाद हो जाएगा ए, उसके बाद सी, उसके बाद डी, सबसे पीछे बी, तो पीके पूछा है नीचे वाला, तो ये मिला लीजिए, तो देखो ई के बाद ए के बाद सी के बाद डी, उसके बाद बी है, तो ये पूछा है, तो हमेशा आप के निकाला करिए, उसी को पलट दीजिए तो पीके हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
कह रहा है कि इन SO2 और आपका NO2 माइनस N3 माइनस दी हाइब्रिडाइजेशन एट दी सेंट्रल एटम। कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप हाइब्रिडाइजेशन निकालना चाहते हैं तो ये सल्फर है, सल्फर के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, आपको इसमें एक सिग्मा एक पाई है, पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना, सिग्मा एक और एक दो, और कितना लोन पेयर है एक बराबर तीन, तो तीन बराबर हो गया sp2, तो sp2 हो जाएगा। अब आते हैं NO2 माइनस में, NO2 माइनस इसका भी अगर डायग्राम बनाना चाहते हैं तो ये रहा N, N के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है, आपके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 5, ये 5, 5 में जो है एक ऑक्सीजन हो जाएगा, तो ये एक ऑक्सीजन इससे बैलेंस बना लिया बॉन्ड, ये हो गया। एक ऑक्सीजन के पास पहले से लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर पहले से है, यानी एक इलेक्ट्रॉन है तो ये 6 होता है, एक आ गया तो 7, और एक इलेक्ट्रॉन इससे बॉन्ड बना लेगा, ये हो जाएगा 8। तो अब देखेंगे तो कितना सिग्मा है, एक सिग्मा एक पाई एक सिग्मा एक लोन पेयर, तो हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन बराबर होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, कितना सिग्मा एक और एक दो, कितना लोन पेयर एक, बराबर क्या हो जाएगा sp3, तो देखो सॉरी sp2, दो एक तीन ये होता है sp2, तो ये आपका हो जाएगा sp2, तो ये हो जाएगा sp2। अब देखिए sp2 जो है sp2, ये भी sp2 है, तो देखो दो जगह sp2 देखो sp2 यहाँ sp2 यहाँ sp2 यहाँ। अब आती है एजाइड आयंस, तो एजाइड आयन का मतलब नाइट्रोजन है, एक सेंटर आइटम होगा, और नाइट्रोजन के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है आपके पास होता है 5, और एक नाइट्रोजन ये है, तो अगर आप देखेंगे तो ये नाइट्रोजन है जिसके पास 5 है, तो ये नाइट्रोजन इससे तो बॉन्ड बना लेगा, और एक नाइट्रोजन के पास मान लीजिए यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन होता है लेकिन एक निगेटिव है, तो यहाँ 6 हो जाएगा, तो अब ये क्या करेगा, इसको एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि इसका ऑक्टेट पूरा है, इसका भी पूरा है, तो ये नाइट्रोजन जो इधर वाले तो कोई मतलब रहेगी, ऐसे रहेगा। जब ये बताया था कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है लेकिन सेकंड पीरियड का है, तो आप समझ लीजिए कि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड हटेगा तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, तो ये सिंगल बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे जो है जैसे ये थे ऐसे रहेंगे, एक दो इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया और एक अपने पास, तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। अब हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, तो यहाँ पे एक सिग्मा है दो पाई है, हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए सिर्फ सिग्मा बॉन्ड इन्वॉल्व होता है, पाई नहीं, तो कितना सिग्मा एक प्लस एक, ये 1 प्लस 1, तो बराबर कितना होगा 2, तो इसका जो हो जाएगा sp, तो अगर हाइब्रिडाइजेशन से निकालेंगे तो sp2 sp2 और sp, तो ये थर्ड हो जाएगा।